तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से हम समझेंगे भूगोल के बारे में, यानी ज्योग्राफी के बारे में समझेंगे कि ज्योग्राफी में हमको किस पॉइंट पे को समझना है, किस टॉपिक को समझना है। जिसमें हमको जो टॉपिक समझना है ज्योग्राफी में आज समझना है भारत की मिट्टियों के बारे में समझना है। यानी कि भारत में, हमारा जो भारत देश है उसमें भारत के हर एक क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन से प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं और ये सभी मिट्टी किन किन फसलों के लिए महत्वपूर्ण है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत में जो मिट्टी पाई जाती है, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा विभिन्न प्रकार के मिट्टियों में इसको विभाजित किया गया है। जिसमें यहाँ पे लिखा गया है, पहला जलोढ़ मिट्टी है, यानी कि उसके बाद लाल मिट्टी है, उसके बाद काली मिट्टी है, उसके बाद लेटराइट मिट्टी है। ठीक है, और लेटराइट मिट्टी के बाद रेगिस्तानी मिट्टी होता है, जो कि पहाड़ी मिट्टी होता है। तो मुख्य रूप से हम इसके बारे में जानेंगे, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टियों के प्रकार है। और रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में भी जानेंगे और पहाड़ी मिट्टी के बारे में भी जानेंगे। और एक मिट्टी होता है जो कि लवणीय और क्षारीय मृदा होता है, लवणीय और क्षारीय मृदा होता है। और एक होता है पीटी मिट्टी होता है, पीटी। तो पीटी मिट्टी एक होता है, एक होता है लवणीय और क्षारीय मृदा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और रेगिस्तानी मिट्टी और पहाड़ी मिट्टी है, जो कि ये मिट्टियों के अभी यहाँ पे आपको 6 प्रकार दिखाई दे रहा होगा। और जलोढ़ मिट्टी का 2 प्रकार है, जिसमें बांगर और खादर। तो बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी जो कि जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार है। तो बांगर मिट्टी जो है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर मिट्टी कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं, तो बांगर मिट्टी कहते हैं। और नई जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। तो नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं, यानी मिट्टी के अध्ययन को हम मृदा विज्ञान कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी बोलते हैं हम मृदा विज्ञान को इंग्लिश में, जो कि मिट्टियों के अध्ययन के बारे में, मिट्टी के स्टडी के बारे में, सॉइल के स्टडी के बारे में जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। मिट्टी को हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बारी बारी से एक एक करके ये सभी मिट्टियों के प्रकारों के बारे में और इस विस्तार से इसके बारे में जानेंगे कि हमारे भारत देश के कौन कौन से क्षेत्र में ये सभी प्रत्येक मिट्टियों का विस्तार है और कौन कौन से फसल उगाए जाने के लिए ये सभी मिट्टी जो कि महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। तो चलिए दोस्तों, आगे ये देखते हैं, हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी क्या है, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। यानी एलुवियल सॉइल क्या है, जलोढ़ मिट्टी क्या है। तो जलोढ़ मिट्टी को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है और जलोढ़ मिट्टी किस प्रकार का मिट्टी है और यह भारत के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है और इसका क्या खासियत है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है एलुवियल सॉइल, यानी जलोढ़ मिट्टी में। इसको तो सबसे पहले हम जलोढ़ मिट्टी को एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम कछारीय मिट्टी भी कहते हैं। इसे हम कछारीय मिट्टी भी कहते हैं जलोढ़ मिट्टी को। तो चलिए अब आगे देखिए, ये नदी द्वारा लाई गई मिट्टी होता है। जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो नदी द्वारा, भारत में जितने भी नदियाँ हैं वो सभी के जो किनारे, जो क्षेत्रफल का, जो उस सभी के तटीय क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है, वो सभी क्षेत्र में जो कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक मात्रा में होता है। यह नदी द्वारा लाई गई मिट्टी है। इसमें पोटास की मात्रा अत्यधिक है, यानी इस मिट्टी में पोटास की जो मात्रा होता है वो अत्यधिक मात्रा में पोटास पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी में। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। तो नाइट्रोजन जो के तत्व है और फास्फोरस भी एक तत्व है और ह्यूमस भी एक तत्व है, जो जिसकी कमी होती है इस मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में। और पोटास का अधिक मात्रा में बहुलता होता है, पोटास का। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस तो आप जानते ही होंगे, जो कि पेड़ पौधा का जो अवशेष होता है, जीवाश्म का जो अवशेष होता है, उसको हम ह्यूमस के रूप में जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कछारीय मृदा यानी जलोढ़ मिट्टी, उसके बारे में कुछ और आगे पॉइंट है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे लिखा गया है कि जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। यानी कि इस जलोढ़ मिट्टी में, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी जो है उसमें उर्वरता, यानी किसी भी फसल को उगाने के लिए बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है। यानी हमारे जीवन में जितने भी फसल उपयोगी हैं वो सभी जलोढ़ मिट्टी में ही उगाए जाते हैं अधिक मात्रा में। तो ये सभी जो जलोढ़ मिट्टी का जो उत्पादन क्षमता है, उर्वरक क्षमता है, वो बहुत अधिक है, जो कि अन्य मिट्टियों की अपेक्षा में। तो जलोढ़ मिट्टी इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी मानी जाती है। और इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू इत्यादि फसल उगाए जाते हैं जलोढ़ मिट्टी में।
तो जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है भारत के किस क्षेत्र में है उसके बारे में जानते हैं। तो भारत में उत्तर के विस्तृत मैदान में, भारत के उत्तर के विस्तृत मैदान में जलोढ़ मिट्टी का, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, ये सभी क्षेत्र, हरियाणा, ये सभी क्षेत्र में जो कि भारत में उत्तर के विस्तृत मैदान तथा प्रायद्वीपीय भारत के तटीय भागों में पाया जाता है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के तटीय भागों में पाया जाता है। यानी उत्तर में, जैसे कि भारत में उत्तर के विस्तृत मैदान में तथा प्रायद्वीपीय भारत के तटीय भागों में। यानी प्रायद्वीपीय भारत क्या हुआ? तो प्रायद्वीपीय भारत वही है जिसको, जो भारत का जो निचला दक्षिण भारत का जो हिस्सा है, जो कि तीन तरफ से भारत जो कि घिरा हुआ है नीचे समुद्र से। तो प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप का मतलब होता है कि कोई भी स्थल जो होता है तीन तरफ से अगर पानी से घिरा रहता है तो उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। यानी कि भारत का जो निचला हिस्सा है वो तीन तरफ से पानी से, समुद्र से घिरा हुआ, एक तरफ है पश्चिम में है अरब सागर और पूरब में है बंगाल की खाड़ी और नीचे है दक्षिण में हिंद महासागर। तो तीन तरफ से जुड़ा हुआ है भारत का दक्षिणतम हिस्सा, तो उसको हम प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत के तटीय भागों में, तटीय भाग यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में जितने भी नदी हैं, जैसे कि बहुत सारी नदी हैं, गोदावरी है, कृष्णा है और सारी नदी हैं, तो वो सभी नदी के तटीय भागों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार मिलता है। तो आप देखे होंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में कुछ तथ्य था, जो पॉइंट था, जो कि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें क्या खासियत है जलोढ़ मिट्टी के, उसके बारे में आप जाने हैं। तो चलिए दोस्तों अब अगली मिट्टी के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे आइए देखते हैं, अब हम काली मिट्टी के बारे में देखते हैं, यानी ब्लैक सॉइल। तो काली मिट्टी क्या है उसके बारे में अब समझते हैं और इसका क्या खासियत है और भारत के किस क्षेत्र में इसका विस्तार है और कौन कौन से फसल इस पे उगाए जा सकते हैं और इसका कुछ मुख्य पॉइंट्स है जो कि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे काली मिट्टी, यानी इसके बारे में अब जानते हैं कि काली मिट्टी यहाँ पे जो लिखा गया है कि इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। यानी कि काली मिट्टी का जो कि निर्माण होता है वो बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है। यानी बेसाल्ट चट्टान क्या होता है? तो बेसाल्ट चट्टान जो होता है, जो कि ज्वालामुखी के द्वारा जो लावा उत्पन्न होता है ना, जो लावा आता है, जो कि लावा जम जाता है नीचे आकर और वही कुछ समय के बाद बेसाल्ट चट्टान यानी आग्नेय चट्टान का रूप ले लेता है। तो बेसाल्ट चट्टान उसी आग्नेय चट्टान को, जो कि ज्वालामुखी का लावा होता है, उसी को हम बेसाल्ट चट्टान के रूप में जानते हैं। इसका निर्माण जो होता है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। यानी काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। तो आगे देखिए कि इस मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम की मात्रा अत्यधिक होती है। यानी कि इस काली मिट्टी में जो इंग्रेडिएंट्स है, जो कि तत्व है, जिसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है काली मिट्टी में, जो कि अब आगे देखते हैं इस मिट्टी का काला रंग जो होता है, इस काली मिट्टी का जो रंग काला होता है वो किस ग्रेडियंट्स, किस तत्व के कारण होता है उसके बारे में जानते हैं। तो इस मिट्टी का काला रंग जो होता है वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। यानी कि काली मिट्टी का जो कि रंग काला होता है वो टिटेनीफेरस से मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म जो कि ह्यूमस उसको बोलते हैं इंग्लिश में हम, जीवाश्म को, और टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को हम किस नाम से भी जानते हैं? एक और, तो रेगुर मिट्टी के नाम से भी हम काली मिट्टी को जानते हैं। तो आगे देखिए कि यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। यानी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, यानी कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी है। तो कपास की खेती जो कि काली मिट्टी में ही की जाती है, तो कपास की खेती के लिए जो महत्वपूर्ण मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे अन्य फसल जो उगाया जा सकता है काली मिट्टी पर, जो कि गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि को हम उगा सकते हैं काली मिट्टी पर। काली मिट्टी के क्षेत्र में हम गेहूं, ज्वार, बाजरा को उगा सकते हैं, जो कि और सभी फसल है, मुख्य रूप से गेहूं, ज्वार, बाजरा को हम काली मिट्टी में उगा सकते हैं। और यहाँ पे अब देखते हैं कि जो काली मिट्टी का जो विस्तार है भारत के किस किस क्षेत्रों में, किन किन राज्यों में इसका विस्तार है, उसके बारे में अब समझते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि भारत में यह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र और कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है। और साथ ही साथ इसका जो विस्तार है वो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में और
समुद्र के तटीय भागों में इस काली मिट्टी का विस्तार है, जो कि आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के समुद्र के तटीय भागों में और दक्षिण भाग में, उसके दक्षिण जिलों में उसका विस्तार है काली मिट्टी का। और साथ ही साथ तमिलनाडु के सलेम जिला और कोयम्बटूर जिला और रामनाथपुरम जिला, जो कि काली मिट्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो कि तमिलनाडु का कोयम्बटूर जिला और रामनाथपुरम जिला और सलेम जिला, और साथ ही साथ राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिला, राजस्थान के कौन जिला, तो बूंदी और टोंक जिला का भी भाग काली मिट्टी से घिरा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अभी आप समझे होंगे काली मिट्टी के बारे में कुछ जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, महत्वपूर्ण जानकारी थे काली मिट्टी के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं हम अगली मिट्टी के बारे में, तो आप लोग ध्यान से पूर्वक इसे समझ लें। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं हम लाल मिट्टी के बारे में, यानी रेड सॉइल के बारे में जानते हैं। तो रेड सॉइल क्या होता है? तो रेड सॉइल के बारे में हम सबसे पहले तो जानते हैं कि रेड सॉइल में हमको जानना क्या है, लाल मिट्टी में हमको क्या जानना है। लाल मिट्टी में हमको यही जानना है कि भारत के कौन कौन से क्षेत्र में, भारत के कौन कौन से राज्य में इस मिट्टी का विस्तार है, और यह मिट्टी जो कि कौन कौन से फसलों के उत्पादन के लिए उपयोगी है, और इसका जो मुख्य पॉइंट है जो कि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ इसका जो कि जो खासियत है इस मिट्टी का उसके बारे में भी जानेंगे, और इसका निर्माण किस तरह से होता है और यह क्या है। तो यहाँ पे देखिए लाल मिट्टी जिसमें यहाँ पे लिखा गया है कि इसका निर्माण जो होता है वो जलवायवीय परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन से होता है। यानी कि इस लाल मिट्टी का जो निर्माण होता है वो जलवायवीय परिवर्तन, यानी जलवायु में जो परिवर्तन होता है, जलवायु में जो परिवर्तन होता है बहुत दिनों बाद होता है जलवायु में परिवर्तन। तो जलवायवीय परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण होता है लाल मिट्टी का। उस पर रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन से होता है, यानी रवेदार। तो कायांतरित सेल यहाँ पे क्या है? तो कायांतरित सेल के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। तो कायांतरित सेल क्या होता है? तो कायांतरित सेल वही होता है जिसमें हम आग्नेय सेल और अवसादी सेल में ताप और दाब के परिवर्तन से जो निर्माण होता है उसी को कायांतरित सेल बोलते हैं। जिसमें कि आग्नेय सेल और अवसादी सेल में दाब और ताप में परिवर्तन के फलस्वरूप इस कायांतरित सेल का निर्माण होता है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि इसका निर्माण जलवायवीय परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अत्यधिक होता है। यानी कि इस लाल मिट्टी में सिलिका यानी चांदी और आयरन, यानी सिलिका और आयरन यानी लोहा, इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अत्यधिक मात्रा में होता है। और इस लाल मिट्टी का जो कि लाल रंग होता है, इस लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। यानी कि इस लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वह लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। लेकिन यह जल योजित रूप में पीला दिखाई देता है। यानी कि इस मिट्टी का जहाँ पे जल का क्षेत्र है वहाँ पे इस लाल मिट्टी है, तो उस क्षेत्र में इस मिट्टी का जो रंग है वो पीला कलर का दिखाई देता है, समझे। तो अब आगे देखते हैं कि यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होता है। यानी कि यह जो लाल मिट्टी जो है वो अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होता है। यानी कि इस मिट्टी में इसका जो पीएच मान होता है इस मिट्टी का 7 से कम होता है। यानी कि किसी भी चीज़ का अगर पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय माना जाता है। और यहाँ पे जैसे कि इस मिट्टी का जो कि लाल मिट्टी जो कि एक कभी कभी जैसे बहुत भारत के कुछ क्षेत्रों में यह मिट्टी बंजर के रूप में पाया गया है। यानी कि उर्वरक विहीन पाया गया है भारत के कुछ क्षेत्रों में बंजर के रूप में। तो इसमें अगर वो बंजर वहाँ पे जमीन है और उर्वरक विहीन है तो उसमें हम चूना का इस्तेमाल करके लाल मिट्टी का उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। यानी कि चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पे आप आगे देखिए कि भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में पाया जाता है। यानी कि भारत में यह मिट्टी जो है आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में पाया जाता है लाल मिट्टी, और छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में इस मिट्टी का विस्तार है। और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिम जिलों में, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलों में भी लाल मिट्टी का विस्तार है। और मेघालय के गारो, खासी और जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों में इसका विस्तार है लाल मिट्टी का। और साथ ही साथ नागालैंड, राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र में, राजस्थान में अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसके पूर्वी क्षेत्र में इस लाल मिट्टी का विस्तार पाया गया। और नागालैंड में भी इस लाल मिट्टी का विस्तार पाया गया। और छोटा नागपुर जो कि झारखंड में पड़ता है तो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में भी इसका विस्तार है। और महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ भागों में इस मिट्टी का भी विस्तार है। ये सभी अन्य राज्य में भी इस मिट्टी का विस्तार है। तो इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें तथा मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। यानी कि इस लाल मिट्टी में रेड सॉइल में हम कपास, गेहूं, दाल, मोटे अनाजों की कृषि कर सकते हैं। यानी कि इसके बारे में हम अच्छी तरह से समझें यहाँ पे
कि क्या है लाल मिट्टी। तो चलिए दोस्तों अब आगे हम आगे समझते हैं लेटेराइट मिट्टी के बारे में। समझते हैं कि लेटेराइट मिट्टी क्या है और इसका खासियत क्या है और भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है और कौन से फसल के लिए यह मिट्टी उपयोगी है, उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। यानी कि इस लेटेराइट मिट्टी का जो निर्माण होता है वो मानसूनी जलवायु यानी मानसून जब आता है भारत में तो उस समय की आर्द्रता एवं शुष्कता के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो विशिष्ट परिस्थिति में उत्पन्न होता है मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी होता है। यानी कि कहीं कहीं जैसे कि मानसून जब भारत में जब मानसून आता है तो उस समय आर्द्रता भी रहता है और शुष्कता भी रहता है। तो उस समय जो जलवायु के साथ मानसूनी जलवायु में जो परिवर्तन होता है तो उस समय मिट्टी का कुछ जो कि क्षेत्र है, मिट्टी का कुछ जो प्रकार जो कि लेटेराइट मिट्टी में बदल जाता है। ठीक है, तो इसी के विशिष्ट परिस्थितियों में इसका निर्माण होता है लेटेराइट मिट्टी का, जो कि इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है लेटेराइट मिट्टी का निर्माण। और इसमें आयरन एवं सिलिका की मात्रा अधिक होता है। यानी इस मिट्टी में लेटेराइट मिट्टी में जो होता है आयरन एवं सिलिका यानी लोहा और चांदी का मात्रा अत्यधिक रहता है। यानी सैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को, यानी कि यह मिट्टी जो है लेटेराइट मिट्टी है वो सैलों के टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है। यानी कि सेल जब टूटते हैं तो उस समय कुछ अलग प्रकार के मिट्टी का उस समय निर्माण रहता है। तो उसके बाद जब मानसूनी जलवायु आता है तो उसमें आर्द्रता एवं शुष्कता के परिवर्तन होता है। तो उसी के विशिष्ट परिस्थिति में हम लेटेराइट मिट्टी का जो कि निर्माण होता है तो हम इसे जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि सैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट, सफ़ेद लेटेराइट तथा भूमिगत जलवायु लेटेराइट कहते हैं, जो कि इसको बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया है। इसको लेटेराइट मिट्टी को 3 भागों में किया गया है। इसमें गहरी लाल लेटेराइट है, गहरी लाल लेटेराइट और सफ़ेद लेटेराइट और भूमिगत जलवायु लेटेराइट। तो भूमिगत जलवायु लेटेराइट क्या होता है? तो भूमिगत जलवायु लेटेराइट जो कि है कि भूमि के अंदर में इसका जो कि भूमिगत रहता है और सरफेस पर जो कि मिट्टी का जो सरफेस है उससे नीचे भूमिगत यानी भूमि के नीचे जहाँ पे जल का कुछ स्रोत रहता है वहाँ पे इस लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है, जो कि भूमिगत जलवायु लेटेराइट मिट्टी जमीनी स्तर से नीचे भूमिगत स्तर पे पाया जाता है। और गहरी लाल मिट्टी होता है और सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी होता है, जो कि 3 प्रकार से इसको विभाजित किया गया, वर्गीकरण किया गया है लेटेराइट मिट्टी को, गहरी लाल लेटेराइट, सफ़ेद लेटेराइट और भूमिगत जलवायु लेटेराइट। और यहाँ पे देखिए कि सफ़ेद लेटेराइट की उर्वरता कम होती है, माने सफ़ेद लेटेराइट जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरता होती है वो कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। यानी कि ये सफ़ेद लेटेराइट जो कि मिट्टी है, सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी का जो रंग सफ़ेद होता है वो केओलिन नामक ग्रेडियंट के कारण होता है। केओलिन नामक ग्रेडियंट के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। और भूमिगत जलवायु लेटेराइट काफ़ी उपजाऊ होती है क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। यानी कि ये जो भूमिगत जलवायु लेटेराइट जो कि काफ़ी उपजाऊ होती है क्योंकि वर्षा काल में जो कि होता है लौह ऑक्साइड जो इसमें मिट्टी में पाया जाता है वो जल के साथ घुलकर नीचे चला जाता है। तो आगे देखिए लेटेराइट मिट्टी चाय एवं इलायची की खेती के लिए उपयोगी होता है। यानी कि लेटेराइट मिट्टी जो होता है वो चाय और इलायची की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और उसके बाद देखिए कि यह मिट्टी पश्चिम बंगाल से असम तक फैला है। यानी कि यह मिट्टी जो है पश्चिम बंगाल से असम तक फैला है और प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी पूर्व हिस्सा में इसका विस्तार है। यानी प्रायद्वीपीय भारत जो कि हम बताए हैं आपको शुरू में, प्रायद्वीपीय भारत जो कि भारत का दक्षिणतम हिस्सा जो है जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है उसी को प्रायद्वीपीय भारत के रूप में जानते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण पूर्व यानी दक्षिण पूर्व, नीचे दक्षिण और इधर पूर्व के साइड में का जो भाग है पतली पट्टी की तरह वहाँ पे पतली पट्टी की तरह वहाँ पे इस लेटेराइट मिट्टी का विस्तार है। तो दोस्तों आप देखे होंगे सभी मिट्टियों के बारे में आप समझे होंगे कि कितने प्रकार के भारत में मिट्टी पाए जाते हैं और उसका खासियत क्या है और कौन कौन से भारत के क्षेत्र में पाए जाते हैं और कौन कौन फसल के लिए उपजाऊ मिट्टी है उसके बारे में आप समझे हैं। तो चलिए दोस्तों और कुछ आगे समझते हैं, जो कि एक पॉइंट है जो कि आपको हम समझाना चाहते हैं। और एक संस्था है जो 1953 में उसका निर्माण किया गया था, जो कि मृदा
को संरक्षण करने के लिए, मृदा को संरक्षित करने के लिए उसका निर्माण किया गया था, जो कि मृदा अपरदन और मृदा के दुष्परिणामों को नियंत्रित करने के लिए 1953 में एक संगठन बनाया गया था, एक संस्था बनाया गया था, जो कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड के नाम से जाना जाता है, जो कि 1953 में इसका निर्माण हुआ था। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, जो कि मृदाओं के अपरदन और उसके दुष्परिणामों को नियंत्रित करने के लिए और रोकने के लिए बनाया गया था, ठीक है। और जोधपुर में मरुस्थल की समस्या को अध्ययन करने के लिए सेंट्रल आरिद जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से एक संस्था बनाया गया था, जो कि मरुस्थल की समस्या को अध्ययन करने के लिए सेंट्रल आरिद जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया था, जिसका गठन किया गया था, जो कि मरुस्थल की समस्या को अध्ययन करने के लिए बनाया गया था, सेंट्रल आरिद जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस प्रकार आप समझे हैं मृदाओं के सभी प्रकार के बारे में। तो दोस्तों आज का टॉपिक मेरा खत्म हुआ। दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।